आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियों के सवाल नंबर 12 से आगे के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, अब तक हमने इस प्रश्नावली के 11 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। आप सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से इनको समझाने का प्रयास आपको करूंगा और प्रत्येक सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 12 से। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका जो सारवंतर है वो समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, दोनों एपी के 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। आपको 100वें पद का अंतर 100 दे रखा है तो पूछा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझिए। दो समांतर श्रेणियों हैं, मान लीजिए, माना पहली एपी मतलब पहली समांतर श्रेणी, पहली एपी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसको हम मान लेते हैं A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 आगे तक। ठीक है, और माना दूसरी एपी, क्योंकि एपी तो यहाँ दे ही नहीं रखी है, दूसरी एपी को मान लेते हैं बड़ा A1 फिर A2 फिर A3 और ऐसे डॉट 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 आगे तक। ठीक है, अब सारवंतर समान है तो दोनों का जो सारवंतर है वो मान लेते हैं हम D मान लेते हैं, दोनों का है, क्योंकि बराबर है ना सारवंतर, इसलिए D मान लेते हैं। अब देखो पहली लाइन की 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब पहली एपी का 100वां पद माइनस अंतर है तो माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, और दोनों का जो अंतर है वो 100 है। ये कहा है ना, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी के 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, अब आगे देखो हल करेंगे। तो बताओ 100वें पद का सूत्र क्या होता है। मैंने सिखा रखा है तुम्हें सूत्र कैसे बनाते हैं। 100वें पद का सूत्र लिखना है तो A + 99D, एक कम करके लिखते हैं। जैसे 50वां पद होता तो A + 49D, 24वां पद होता तो A + 23D बता रखा है, और माइनस, अब देखो इसका क्या होगा, इसका भी होगा A + 99D, ऐसे लिखेंगे 100वें पद को। अब देखो यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा, बराबर में 0 कोष्टक, क्योंकि देखो दो संख्याएं हैं और बाहर चिन्ह माइनस का है। अब ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा हो जाएगा, तो A + 99D, ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का है, क्योंकि माइनस अंदर गुणा होते हैं, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, बराबर में 100। अब देखो 99D प्लस का 99D माइनस का, दोनों का D लिखा है मैंने क्योंकि सारवंतर समान है। ठीक है, 99D से 99D खत्म, क्या बचा A - A बराबर 100, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आ गया। अब देखो दूसरा का है 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो देखो पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद। अब इसका अंतर हमें मालूम नहीं है, ज्ञात करना है, तो मान लीजिए x है। माना 1000वीं एपी का जो अंतर है वो कितना है, x है। अब बताओ 1000वें पद का सूत्र क्या होगा। 1000वें पद का सूत्र होगा A + 999D माइनस, यहाँ भी 1000वें पद का सूत्र A + 999D। अब देखो बाहर का चिन्ह जैसे अंदर गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, या तो आप एक स्टेप यहाँ कर दो या एक स्टेप बढ़ा लो। देखो A + 999D अंदर जाएगा तो माइनस का A और माइनस का 999D बराबर आ जाएगा x। अब देखो 999D प्लस का या माइनस का खत्म, क्या बचा A - A बराबर x, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 में A - A का मान 100 है, या A - A का मान x है। देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। किसी भी दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ x का मान कितना आएगा, 100 आएगा, यानी कि 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा,
100 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो भी क्या आएगा? बराबर ही होगा। चाहे 1000वां होता, चाहे 5000वां होता, कोई सा भी पद होता, उसका अंतर भी कितना होता? 100 ही होता। समझ में आ गया? आप अब देखो सवाल नंबर 12, ध्यान देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगाए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है? 7 का भाग जाता है। तो आपको इसके लिए पहले एक एपी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो 3 अंकों की छोटी संख्या बताओ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ कितनी होगी रे भाई? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। और बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब हमें 7 से विभाज्य बतानी है। क्या 7 का भाग 100 में जाता है? चलो भाग करके देखते हैं। 100 में भाग देंगे किसका? 7 का। अब भाग दो भाई, 7 एकम 7, एक बार कितना बचा? 3, कितना होता रहा? 0। 7 चौक 28, नहीं जा रहा भाग, नहीं जा रहा ना, तो 7 पंजो 35, आगे बढ़ना है क्योंकि पीछे आएंगे तो 99 हो जाएगा, 2 अंकों की हो जाएगी, आगे बढ़ना है तो 7 पंजे 35। अगर पीछे 0 की जगह कितना होता? 5 होता, तो भाग पूरी पूरी बार जाता, मतलब यहाँ कितना होता? 5, तो 7 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाता। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है कितनी है? 105 है। तो देखो एपी बनाएंगे ना, तो पहला पद कितना आ गया? 105। अब दूसरा पद 105 में 7 जोड़ दो क्योंकि 7 से विभाज्य है, तो 105 में 7 जोड़ेंगे 112, फिर 7 जोड़ दो 119। ऐसे करते करते अब लास्ट वाली देखनी है। क्या 999 में 7 का भाग जाता है? देखते हैं। 999 में भाग देते हैं भाई किसका? 7 का। 7 एकम 7, 2 बच गया, 9 उतारा। 7 चौक 28, 1 बच गया, 9 उतारा। ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें पीछे आना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो पीछे आना है। 7 दूनी 14, मतलब 9 की जगह कितना होता? 4 होता। 9 की जगह कितना होता? 4, तो भाग पूरी पूरी बार जाता। तो बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है कितनी होगी? 994 होगी भाई। बन गए एपी। अब आसानी से पता कर सकते हो कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, क्योंकि एपी बन गई। बना दी मैंने एपी। अब बताओ पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एन वे पद का सूत्र लगेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मतलब अंतिम पद, बताओ कितना है? 994। ए का मतलब पहला पद कितना है? 105 प्लस एन ज्ञात करना है इंटू डी। कितने का फर्क है? 7 का भाग जा रहा है तो 7 का अंतर आएगा। डी हम कैसे ज्ञात करते हैं? लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ डायरेक्ट ही देख लो, 7 से विभाज्य है ना, तो 7 ही सार्वंतर होगा, तो ये होगा 7। अब देखो हमें मान ज्ञात करना है एन का, तो 105 का भी इधर पक्षांतरण, 7 का भी इधर पक्षांतरण, 1 का भी इधर पक्षांतरण। पहले किसका होगा? 105 का, प्लस का है तो माइनस का, फिर किसका होगा? 7 का, गुणा है तो भाग में, और थोड़ी देर बाद किसका हो जाएगा? 1 का भी हो जाएगा। तो देखो 994 माइनस 105 और ये गुणा है तो भाग में, बराबर आएगा n माइनस 1। अब यहाँ बाकी करेंगे भाई, तो देखो 14 में से 5 गए तो बच गए 9, 8 रह गया, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 बटा 7 बराबर आएगा n माइनस 1। अब 7 से विभाजित करो भाई, 7 से काटो, 7 एकम 7 एक बार, ठीक है, 1 बच गया 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच गया 49, तुम 7 आओ 49, 127 बार n माइनस 1। अब 1 का भी पक्षांतरण करो, माइनस का है तो प्लस का, तो n का मान आ गया 127 प्लस 1, तो n का मान आएगा 128। देखो बहुत ही आसान है। आपको बताओ 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जाता है? 128 संख्याएं, ठीक है। आप दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे के सवाल हम करेंगे। अब आगे देखो बेटा, सवाल नंबर
14 ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। अगर हमारी ये क्लासें आप रेगुलर पूरी क्लासें देख रहे हो तो इस बात की पूरी गारंटी है आप 2024 बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेके आओगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेरे पास गणित में सबसे ज़्यादा अंक लेकर आने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप पूरा ध्यान रखें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। इसके बाद में विज्ञान के भी कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, मैंने 4 पार्ट तक पहले अपलोड कर रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और विज्ञान के नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में पूरे नोट्स मिलेंगे 150 रुपये में मात्र। तो मैं बहुत ही जल्दी इसको रिलीज करूंगा, तो आप इसे ध्यान से समझें। अब देखो सवाल नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। सेम टू सेम जो पिछला सवाल था उसी की तरह है। यूँ समझो कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग जाता है। गुणज का मतलब जानते हो तुम लोग, गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये गुणज होते हैं 4 के, ठीक है ना। अब देखो 4 के गुणज के लिए भी मैं एपी बनानी पड़ेगी। अब देखो एपी कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखो ध्यान लगाओ। सबसे पहले तो क्या 4 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। 11 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा। इसका मतलब सबसे पहला गुणज 12 है, और 12 में 4 जोड़ दो 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला देखना है। अब लास्ट क्या 250 में 4 का भाग जाता है, देखते हैं। 6 के 24, कितना बचा 1, कितना उतारा 0, 4 दूनी 8, पीछे आना है ना, तो पीछे कितना होता 8 होता, 8 होता मतलब यहाँ पर पीछे आना है तो कितना होता 48 होता। तो इसमें भाग पूरी बार जाता। तो बताओ सबसे लास्ट वाला नंबर कितना आएगा, 248 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो भाग दे दे के देख लो, 250 में 2, फिर 49 में 2, फिर 48 में 2, ऐसे पता चल जाएगा आपको। बढ़ गए एपी। अब बताना है कितने गुणज है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है n, तो वही n वां पद लगेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन अंतिम पद कितना है 248, पहला पद 12, प्लस है तो प्लस, एन ज्ञात करना है कितने गुणज है, माइनस का 1 इंटू डी, सार्वंतर किसके 4 के गुणज है तो 4 ही आएगा अंतर, है ना। या फिर लगातार 2 पद है, देखो पीछे वाले में से आगे वाला घटा लो तो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो n का मान ज्ञात करना है तो पहले 12 इधर आएगा, फिर 4 आएगा और थोड़ी देर बाद 1 भी आएगा। तो 12 प्लस का है तो माइनस का, 4 गुणा है तो भाग में बराबर n माइनस 1। अब बाकी करेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 2 बटे 4 बराबर n माइनस 1। 4 से भाग दो भाई, 4 पंजे 20, 3 बच गया 36 हो गया, तो 4 9 36 बराबर n माइनस 1। अब a का भी पक्षांतरण करेंगे तो n का जो मान आएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, 59 प्लस 1, तो n का जो मान आएगा 60 आएगा। बताओ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है भाई, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान लगाना है बस आपको थोड़ा सा। अगला देखो 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखो ये 2 एपी है, ये तो है फर्स्ट एपी, है ना, फर्स्ट एपी कितनी है 63, फिर 65, फिर 67, ऐसे आगे तक जा रही है। और सेकंड जो एपी है, सेकंड एपी वो है आपके 3, 10, फिर 17, ऐसे आगे तक जा रही है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों एपी का ऐसा कौन सा पद होगा जो बराबर आएगा, कौन से नंबर का पद होगा जो बराबर होगा इनका। अब देखो सिंपली ये बराबर तोड़ना ही है, क्योंकि 63 और 2 65, देखो यहाँ अंतर 2 का है, यानी कि ये एपी 2 2 बढ़ेगी। और यहाँ देखो 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ अंतर 7 का है, मतलब ये तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये कम बढ़ती जा रही है। तो एक पद ऐसा आएगा जो दोनों का बराबर होगा, वो कौन सा पद होगा हमें बताना है। मान लीजिए वो दोनों का अंतिम पद होगा, वो दोनों का कौन सा पद होगा, अंतिम पद होगा। मान लो दोनों का वो अंतिम पद बराबर होगा। एक एपी का अंतिम पद मैंने an मान लिया और दूसरी एपी का अंतिम पद बड़ा an मान लिया, ठीक है। अब देखो माना दोनों एपी का अंतिम पद क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, अंतिम पद। अब देखो ये तो है पहली एपी का अंतिम पद और ये है दूसरी एपी का अंतिम पद। अब बताओ अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र अच्छी तरह से याद है तुम्हें,
याद है ना, ये रहा एन का। बताओ एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर भी अंतिम पद ही है, सूत्र तो वही होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना। अब देखो इधर वाली एपी, ए पहली वाली एपी का पहला पद कितना है 63 प्लस एन पदों की संख्या हमें करनी है ज्ञात, माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ यहाँ अंतर कितने का है, 65 में से 63 घटाओ तो 2 का अंतर है, ठीक है। अब आगे देखो बराबर दूसरी एपी का, ए पहला पद कितना है 3 प्लस है तो प्लस एन ज्ञात करना है माइनस का 1। अब बताओ अंतर कितने का है 7 का, 10 में से 3 गए तो 7, ठीक है। हल करो, 63 प्लस 2 को अंदर गुणा कर देंगे भाई, 2 को n से किया 2n माइनस 2 को 1 से किया 2, ठीक है, बराबर 3 का तो 3 प्लस 7 को अंदर 7 को n से किया 7n, 7 एकम 7, ठीक है। हल करो, 63 में से 2 गए तो बच गए भाई 61 प्लस 2n, यहाँ भी 7 में से 3 गए तो 4 माइनस के 7n माइनस का 4। अब क्या करो, 7n को तो इधर ले आओ और 61 को उधर ले जाओ, या 2n को उधर ले जाओ 4 को इधर ले आओ, ऐसा कर लेते हैं, 4 को इधर ले लेते हैं। 61 ये माइनस का है तो प्लस, उधर 7n है ये प्लस का है तो माइनस, ठीक है, समझ आ रहा है। 61 में 4 जोड़ा तो हो गया भाई 65, 7n में से 2n घटाया तो 5n। अब यहाँ मान किसका ज्ञात करना है, n का, ठीक है। तो ये गुणा है तो काय में आ जाएगा भाग में, तो n का जो मान आएगा 65/5, 5 से काटो, ये आएगा 5 एकम 13 पंजे 65, कितनी बार 13 बार। बताओ दोनों एपी का कौन सा पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा, दोनों का 13वां पद बराबर होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, देखो पहली एपी का 13वां पद ज्ञात करता हूं मैं, बताओ 13, ये ज्ञात मैं चेक करने के लिए कर रहा हूं। 13वें पद का सूत्र a प्लस 12d, ये होता है ना 13वें पद का a प्लस 12d। अब बताओ a कितना है 63 प्लस 12 इंटू डी का मान यहाँ 2 है तो ये 2 हो गया भाई, 63 प्लस 12 दूनी हो गया 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87 आ गया। देखो इस एपी का 13वां पद 87 है। अब दूसरे एपी का भी 13वां पद ज्ञात करो, बताओ a मतलब पहला पद कितना है 3 प्लस 12 इंटू डी कितना है अब 7 है तो ये 7, देखो 3 प्लस 12 स्तंभ 84, 84 और 3 कितना हो गया 87, देखो आ गया ना। तो 13वां पद दोनों एपी का क्या है बराबर है। आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 16, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। शेयर जरूर करें आप लोग, शेयर करो यार, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। मेहनत भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, विज्ञान भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी बोले तो समांतर श्रेणी, एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए प्रथम पद ए और एक होना चाहिए सारवंतर डी, तो आप एपी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो ध्यान लगाओ, हमें एपी ज्ञात करनी, जिसका तीसरा पद A3 कितना है 16। अब बताओ तीसरे पद को कैसे लिखोगे, सूत्र क्या होगा तीसरे पद का, a प्लस 2d, ये होगा, एक कम करके लिखते हैं बराबर में 16, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, कोई डाउट नहीं है। अगला देखो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद A7 क्या है 5वां पद A5, इससे कितना ज्यादा है 12, 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है, यही कहा था, ये लिखा मैंने। अब बताओ 7वें पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 6d, ये होगा, और 5वें पद का a प्लस 4d, प्लस कितना है 12, समझ में आ रहा है। अब देखो बराबर के इधर और उधर जो चीज सेम हो काट दो, a बराबर है तो a से a खत्म, यहाँ 6d यहाँ 4d, 4d का इधर ले आओ पक्षांतरण कर लो, 6d यहाँ प्लस का है तो माइनस का बराबर में 12, 6d में से 4d घटाएंगे तो बचेगा 2d बराबर में 12। हमें मान d का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा 12/2 और 2 का भाग जाएगा 6 बार। तो देखो d तो आ गया हमारे पास 6, अब a ज्ञात करना है भी, तो d का मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, d का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो भाई 1 में, ये रहा ए का तो ए प्लस का प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना आएगा 6 बराबर में 16, ठीक है। अब ये हो गया ए, 6 दूनी 12 उधर भेज दो तो 16, ये प्लस का है तो माइनस का, तो ए का जो मान आया कितना आया भाई 4, 16 में से 12 घटाओगे तो 4 आ गया भाई, आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है एपी, तो बताओ एपी में पहला पद कितना है 4, दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो उसमें 6 जोड़ देंगे सारवंतर, 6 और 4 हो गया 10, तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो फिर 6 जोड़ देंगे, अगला पद फिर 6 जोड़ देंगे, ऐसे 6 जोड़ते 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 आपके क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 17, एपी 3,8,13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहां पर अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब तक हम पहले पद से कोई सा भी पद ज्ञात कर रहे थे, अंतिम पद से अंत से आ जाए या पीछे से आ जाए तो आपको कैसे करना है, ध्यान लगाना, तरीका वही है, बस थोड़ा सा बदलाव करना है आपको। देखो अंतिम पद से का है मतलब पीछे से गिनो, इधर से 1 नंबर पे ये, फिर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे करते 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 20वें नंबर पे कौन आएगा। और पहले हम क्या कर रहे थे, इधर से गिनते थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे 20वें नंबर पे कौन आएगा। अब हमें पीछे से चलना है भाई, अब पीछे से चलना है तो 20वां पद ज्ञात करना है, तो बताओ 20वें पद का सूत्र तो वही a + 19d, सूत्र में कोई चेंजेस नहीं कराऊंगा, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो 20वां पद ज्ञात करना है, तो देखो पहला पद, अब पहला पद इसमें ये होगा भाई, क्योंकि अंतिम पद से गिनेंगे ना इधर से पीछे से, तो सबसे पहले ये आएगा, तो बताओ पहला पद है 253 प्लस 19 इंटू डी। अब बताओ पहले हम डी कैसे ज्ञात करते थे, सारवंतर, लगातार 2 पद लेते थे और पीछे वाले में से आगे वाला घटाते थे। अब यहाँ उल्टा करना है, उल्टा कैसे, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, यानी कि डी ज्ञात करने के लिए 3 - 8 करेंगे तो बचेगा -5, कितना बचेगा -5। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह ले लो, तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। या आप उल्टा सारवंतर ज्ञात करो, पहले हम 8 में से 3 घटाते थे, अब पीछे से करना है तो 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 आ गया, तो यहाँ आ गया -5। हल करो, 253 प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, ठीक है। अब घटा लो तो उत्तर आ जाएगा। तो देखो 13 में से 5 गए तो बच गए भाई आपके 8, है ना, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ 4 रह गए, उधार लिया 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ कितना 1। तो बताओ बेटा अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा 158। स्क्रीनशॉट ले ले, समझ में बढ़िया आ रहा होगा आपको, मुझे पक्का विश्वास है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 18, आज हम इसके सभी सवाल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी आपका कोर्स भी करवाना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा भी आपके नज़दीक आने वाली है, इसलिए जल्दी करवा दूंगा मैं आपका कोर्स, इसकी चिंता मत करो आप लोग। अब देखो क्या लिखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, यानी कि चौथे पद और 8वें पद को जोड़ोगे तो 24 आएगा, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, छठे और 10वें पद को जोड़ोगे तो 44 आएगा। आगे कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, एपी के 3 पद ज्ञात करने, एपी ज्ञात करनी हो या एपी का कोई सा भी पद ज्ञात करना हो या 3 4 कितने भी पद ज्ञात करने हो, आप पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए प्रथम पद ए और एक होना चाहिए सारवंतर डी। ये दोनों हैं तो आप बड़ी आसानी से कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो, एपी भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे पहला पद और सारवंतर, इसके लिए देखो दे रखा है इसमें कि चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8, दोनों को जोड़ो तो कितना आता है 24 आता है, ठीक है। अब बताओ बेटा चौथे पद का सूत्र क्या होता है, चौथे पद का सूत्र होता है A + 3D, ये बनाना सीख गए होंगे ना आप लोग। 8वें का बताओ A + 8D कितना होगा, A + 7D = 24। चौथे पद का तो A + 3D, 8वें पद का A + 7D, जोड़ो 1A और 1A हो गया 2A, 7D और 3D हो गया 10D बराबर में 24 हो गया। अब देखो सब में 2 का भाग जा रहा है ना, सब में 2 का भाग दिया तो केवल A बचेगा,
2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 12 बार, बन गया समीकरण नंबर 1। अब लेंगे बेटा छठे और 10वें पद का योग। छठे पद को लिखेंगे a6, 10वें पद को a10, बराबर होता है 44। ये का है छठे और 10वें पद का योग 44 है। अब उसी प्रकार बताओ छठवें पद का सूत्र क्या होगा भाई, a + 5d। अब 9वें पद का बताओ कितना होगा, 10वें पद का सॉरी, a + 9d बराबर 44। हल करो, एक a और एक a हो गया 2a, 5d और 9d हो गया भाई 14d बराबर में 44 आ गया। अब देखो यहां भी सब में 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 का भाग 2 कट गया, a बचेगा, 2 का भाग 7 बार, 2 का भाग 22 बार, आधा हो जाता है 2 का भाग देने का मतलब। यह आ गया समीकरण नंबर 2। आ गए ना। अब समीकरण 1 व 2 लेंगे और विलोपन विधि लगा देंगे, जिससे a और d का मान हो जाएगा ज्ञात। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, एक तो क्या है a + 5d बराबर 12 और 2 क्या है a + 7d बराबर 22, ये है 2। अब देखो विलोपन विधि में एक राशि को समान करते हैं, यहाँ देखो a ऑलरेडी समान है, अगर दोनों जगह चिन्ह समान हो तो घटाते हैं, तो यहाँ लिखो घटाने पर, ठीक है। तो जब बीजगणित में बाकी करते हैं तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, a प्लस का a माइनस का कट गया भाई। अब 7d तो है माइनस का और 5d है प्लस का, 7 में से 5 गए तो बच गए भाई माइनस के 2d। अब यहाँ देखो 22 तो है माइनस का और 12 है प्लस का, 22 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 10, किसके, माइनस के। माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, ये 2 गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा 10/2, 2 का भाग 2 कितनी बार, 5 बार। अगे d, अब a तुम ज्ञात कर लोगे आसानी से, कैसे ज्ञात करोगे, d का मान या तो 1 में रखो या 2 में रखो, तो 1 में रख देता हूं मैं। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब बताओ 1 में रखो, 1 ये रहा a का तो a + 5 × d की जगह आएगा 5 और बराबर में आएगा 12, ठीक है, हो गया। अब देखो 50 25 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, 12 - 25, तो जो a का मान आएगा वो आएगा माइनस का 13। 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। आ गया। अब देखो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं, AP के 3 पद, प्रथम 3 पद है ना, 3 प्रथम पद। अब देखो 3 पद ज्ञात करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। A1 का सूत्र तो a ही होता है, बताओ A2 का सूत्र क्या होता है, a + d। A3 का क्या होता है, a + 2d, ये होता है ना। अब a तो कितना है, -13 ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। अब अब यहाँ देखो a तो कितना है, -13 प्लस d कितना है, कितना आया 5, 13 में से 5 गए तो बच गए भाई -8 आ गया। अब देखो a तो वही -13 है, 5 कितना 2 × d का मान 5, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए तो बच गए -3, तो ये आ गए प्रथम 3 पद। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले ले आप। अब देखो बेटा सवाल नंबर 19 और 20, ये दोनों सेम एक जैसे सवाल है, आप ध्यान से समझना, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे आपको। सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव ने नौकरी प्रारंभ की 1995 में, तो सबसे पहले उसकी तनख्वाह 5000 रुपये थी। प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, हर साल उसकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो आगे पूछा है प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, हमें बताना है कि कितने साल में उसकी तनख्वाह 7000 हो जाएगी। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले उसे कितने पैसे मिले, 5000, यानी कि पहला पद कितना हो गया 5000, ए बराबर हो गया भाई 5000, क्योंकि सबसे पहले उसे 5000 से स्टार्ट करी थी, तो पहला पद 5000। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई,
अगर वृद्धि होती है या कमी होती है तो वो सारवंतर है। वो क्या है, 200 रुपये बढ़े हैं तो ये सारवंतर है, यानी कि डी का जो मान है वो कितना है 200। अब 200 प्लस में आएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ कमी होती तो डी किस में आ जाता, माइनस में आ जाता। ठीक है, अब कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, लास्ट में हो रही है 7000, तो लास्ट पद हो गया भाई, अंतिम पद कितना हो गया 7000। अब किस वर्ष, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एन पदों की संख्या, इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ष हुआ। ठीक है, अब बताओ एन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है, एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब एन कितना दे रखा है भाई 7000, ए कितना दे रखा है 5000, प्लस एन ज्ञात करना है -1, डी कितना है भाई 200। अब देखो एन का मान ज्ञात करना है तो पहले 5000 को इधर ले आओ, फिर 200 को ले आओ और थोड़ी देर बाद 1 को भी ले आओ। तो 7000 तो है ही सही, ये प्लस का है तो माइनस में 5000 है, प्लस का है तो माइनस में, और ये गुणा है तो भाग में, और बराबर में आएगा n-1। 7000 में से 5000 घटाएंगे तो बचेंगे 2000, बटे में 200 बराबर में n-1। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार, तो ये आ गया 10 बराबर n-1। अब n का एक का भी इधर पक्षांतरण, माइनस का है तो प्लस का, तो n का मान आएगा 10 + 1, n का मान आएगा 11। तो बताओ बेटा कितने साल में उसकी तनख्वाह 7000 हो जाएगी, 11 साल लगेंगे उसकी तनख्वाह को 7000 होने में। समझ आ गया, कंप्लीट। सेम यही है 20वां भी। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। एक लड़की है रामकली, वो पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.50 यानी कि 17.5 बढ़ाती गई। हर सप्ताह उसने अपनी बचत को बढ़ाया, कितने 17.5 रुपये। आगे कह रहा है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 यानी कि 207.5 रुपये हो गई। ठीक है, तो n ज्ञात कीजिए। अब वही n ज्ञात करना है, मतलब इसकी जो ये बचत है 207.50, ये कितने सप्ताह में हुई, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। बताओ सबसे प्रथम सप्ताह में कितनी बचत, 50 रुपए की। प्रथम सप्ताह मतलब पहला पद हो गया, तो पहला पद तो कितना हो गया भाई 50। ठीक है, और अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती है तो सारवंतर हो गया, बढ़ाती है तो प्लस में आएगा, तो डी का जो मान है वो कितना है 17.50, और लास्ट में उसकी बचत मतलब अंतिम पद, तो ए एन का मान हो गया 207.50 और एन हमें करना है ज्ञात। सेम सूत्र लगेगा, सेम तरीका है, सेम सवाल है। बताओ क्या है सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट में तनख्वाह कितनी हुई भाई 207.50, ए पहला पद है 50 प्लस एन ज्ञात करना है -1 इंटू डी कितना आया 17.50। ठीक है, एन ज्ञात करना है तो पहले 50 का, फिर 17.5 का और थोड़ी देर बाद 1 का। तो ये देखो 207.50, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये गुणा है तो भाग में आएगा भाई। आगे चलो भाई, कितना बचा n-1। अब 207 में से 50 घटाओगे तो बचेगा 157.50 और बटे में आएगा 17.50 बराबर में n-1। अब देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्योंकि 10 के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो खत्म हो गया। 0 से 0 भी खत्म। अब 175 का भाग देना है 1575 में, तो अगर बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता छोटी संख्याओं से काट लो, 5 से काट लो भाई। 5 थी 15, 2 बच गए 50 25, 5 का भाग 35 बार। यहाँ भी देखो 5 थी 15 है ना, और 5 एकम 5, 2 बच गए 50 25, फिर 5 7 35, और 5 से 6 पंजे 30, और 5 थी 15, और 7 से कटेगा 9 बार, 7 नाम 63। तो जी क्या आया 9 बराबर n-1। एक को इधर लिया हो तो n का मान आएगा 9 + 1, तो n बराबर आएगा 10। तो बताओ यहाँ पर कौन से सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाएगी। 10 सप्ताह लगेंगे उसकी बचत को ये होने में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका,
प्रश्नावली 5.2 मैंने समाप्त करवा दी। जल्द ही प्रश्नावली 5.3 पूरी करके उसके बाद आपको 6 प्रश्नावली स्टार्ट कर दी जाएगी। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।